नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे कर्नाटका से, जहां पर ठेकेदार संतोष पाटिल के आत्महत्या मामले में अब कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ठेकेदार संतोष पाटिल के भाई प्रशांत ने ईश्वरप्पा के खिलाफ ये शिकायत की दी थी और अब मंत्री पर आरोप लगाए थे। कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल ने मंगलवार को उडुपी में आत्महत्या कर ली थी। दरअसल पाटिल हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव थे। उन्होंने आत्महत्या के लिए मंत्री को ही जिम्मेदार बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक संतोष पाटिल कुछ दिन पहले लापता हो गए थे और बेलगावी पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने अपने दोस्तों को एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि ईश्वरप्पा उनकी मौत के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे और मंत्री को दंडित किया जाना चाहिए। कुछ हफ्ते पहले पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा था कि उन्होंने ईश्वरप्पा के मौखिक निर्देशन के आधार पर अपने गांव में सड़कों के निर्माण में 4 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने मंत्री पर झूठ, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर आरोप लगाया और पीएम मोदी से ईश्वरप्पा को अपने बिलों का निपटान करने का निर्देश देने का आग्रह किया। संतोष पाटिल की मौत पर अब कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है और ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कर्नाटक कांग्रेस ने नेता जीके शिवकुमार ने कहा है कि हमने ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के बारे में सुना। हर कोई जानता है कि ये एक हत्या है। भ्रष्टाचार के आरोप पर उनकी मृत्यु हुई है। उन्होंने केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ भी आरोप लगाया और ऐसे में ईश्वरप्पा के खिलाफ धमकी दर्ज की जानी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने गिरफ्तार किया जाना चाहिए और शिव कुमार ने आगे ये भी कहा कि पाटिल की मौत की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। साथ ही बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने पाटिल की मौत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि एक सीएम के रूप में बोम्मई अपने के मंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। पाटिल की मौत, जो कि कथित आत्महत्या है, उसके लिए ईश्वरप्पा ही जिम्मेदार हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पूरा राज्य जानता है कि ईश्वरप्पा एक भ्रष्ट व्यक्ति है। खबर न्यूयॉर्क से है, जहां पर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में एक न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन में मंगलवार को एक सबवे स्टेशन पर अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारियों ने कहा कि इस हमले में कुल 10 लोगों को गोली लगी है, जिसमें 7 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। अन्य 13 लोग इस भगदड़ में घायल हुए। तो वहीं हालांकि किसी भी घायल की स्थिति जानलेवा नहीं है। एक तरफ जहां इस मामले ने पूरी अमेरिका को चौंका कर रख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ गोलीबारी करने वाले संदिग्ध से जुड़े अहम जानकारी सामने आई है। न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर कीचेन शेवेल ने बताया है कि हमला करने वाला शख्स 5 फुट 5 इंच के कद का गठीले शरीर वाला डार्क स्किन पुरुष था। इस शख्स ने हरे रंग का कंस्ट्रक्शन वेस्ट और सफेद शर्ट पहना हुआ था। अधिकारी ने कहा है कि फिलहाल हमलावर का स्केच तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो उसकी जानकारी देने वाले को $50,000 का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में हम संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं। इस घटना से जुड़ी कोई भी तस्वीर, वीडियो अगर किसी के भी पास है तो वो हमें साझा कर सकता है। तो वहीं गवर्नर ने कहा है कि ये शख्स अभी भी खुला घूम रहा है। ये खतरनाक है और हम मास शूटिंग की घटनाओं से तंग आ चुके हैं। इस पर अब विराम लगना चाहिए। तो वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस घटना की और हमले के सिलसिले में 62 वर्षीय फ्रैंक और जेम्स की तलाशी शुरू कर दी है, क्योंकि उसने एक यू-हॉल वैन किराए पर ली थी और जो कि शूटिंग से जुड़ी हो सकती है। चाबी घटनास्थल पर मिली और ऐसे में एनवाईपीडी चीफ ऑफ डिफेंस जेम्स एन सिंह ने बताया है कि निर्धारित करने के लिए देख रहे हैं कि क्या उसका ट्रेन से कोई संबंध है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अब सत्ता संभालते ही शहबाज शरीफ ने सबसे पहला तोहफा अपने ही बड़े भाई नवाज शरीफ को दिया है। दरअसल शहबाज ने सत्ता पर काबिज होते ही नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि अपने वतन से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में बैठे नवाज शरीफ के अच्छे दिन आ गए हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते ही उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने जो पहला अहम फैसला किया है, उसमें पूर्व पीएम नवाज शरीफ को तत्काल ही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया गया।
नवाज शरीफ का पासपोर्ट पिछले साल 16 फरवरी को रद्द कर दिया गया था और वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर ईद के बाद पाकिस्तान वापस लौट सकते हैं। तो ये नवाज शरीफ के साथ ही उनके करीबी पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार को भी पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि नॉर्मल पासपोर्ट जारी होगा। शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के लिए लंदन में स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट से तय हुई सजा की वजह से नवाज को लंदन से लौटते ही सीधे जेल जाना होगा। और इसी क्रम में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्षों से शुभकामनाएं मिल रही हैं। इसी कड़ी में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शुभकामनाएं भेजी हैं। पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी और रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि शहबाज की गतिविधियां पाकिस्तान और रूस के बीच संबंधों को पहले से ज्यादा मजबूत करेंगी। इसके अलावा अफगानिस्तान मामले में दोनों देशों के बीच और बेहतर साझेदारी बनेगी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। बता दें कि सत्ता से बेदखल हो चुके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम रहते हुए अपना आखिरी दौरा रूस का ही किया था। जब वो रूस पहुंचे थे तो रूसी सेना यूक्रेन पर हमला कर चुकी थी। युद्ध शुरू होने के दौरान किए गए इमरान खान के इस दौरे की अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने काफी आलोचना भी की थी, लेकिन पिछले दिनों जब इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक संकट चल रहा था, तब रूस ने खुलकर कहा था कि इमरान खान को यह सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि उन्होंने रूस का दौरा किया था। रूस ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नवनियुक्त पीएम शहबाज शरीफ को शुभकामनाएं दी थी। मोदी ने ट्वीट किया था और कहा कि महामहिम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। भारत आतंक मुक्त क्षेत्र, शांति और स्थिरता चाहता है ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित कर सकें। नरेंद्र मोदी की शुभकामना पर शहबाज ने कहा था, बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंध चाहता है। जम्मू कश्मीर सहित बकाया विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान का बलिदान जगजाहिर है। आइए शांति सुनिश्चित करें और अपने लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान दें। तो ये चीन और रूस ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। अमेरिका इन दोनों ही देशों से पार पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब होती नहीं दिखती। अब एक बार फिर से इन दोनों ही देशों ने अमेरिका की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बार चिंता जमीन से जुड़ी नहीं बल्कि चांद और मंगल से जुड़ी है। अमेरिका रक्षा खुफिया एजेंसी के अंतरिक्ष और काउंटर स्पेस के एक वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक कीथ राइटर ने मंगलवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मॉस्को और बीजिंग अगले 30 सालों में चांद और मंगल पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने और उनका दोहन करने की योजना बना रहा है। कीथ राइटर ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि दोनों ही देश अगले 30 साल में चंद्रमा और मंगल पर मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं। अगर वो सफल होते हैं तो चीन और रूस द्वारा मिलकर चंद्रमा और मंगल के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि आपको बता दें कि चेतावनी इस अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में सुरक्षा के लिए चुनौतियों पर एक नई रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद आई है, जो कि इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य प्रतियोगियों के रूप में रूस और चीन पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस और चीन आने वाले समय में अंतरिक्ष सेक्टर में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। बीजिंग और मॉस्को नए वैश्विक अंतरिक्ष मानदंड बनाने के इरादे से खुद को अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। एजेंसी ने यह भी कहा है कि अंतरिक्ष और काउंटर स्पेस क्षमताओं के उपयोग से माध्यम से ही विश्व में अमेरिकी दबदबे को कम करना चाहते हैं। 2019 और 2021 के बीच चीन और रूस के इस सेक्टर में संयुक्त परिचालन में करीब 70% की वृद्धि हुई थी और यहां पर हालिया और निरंतर विकास विस्तार हो रहा है, जिसकी अवधि 2015-2018 का अनुसरण करता है। यहां पर चीन और रूस ने अपने संयुक्त उपग्रह बड़े में करीब 200% से अधिक की वृद्धि कर ली है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए अमर बलिदानियों को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया, जहां देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों को कोटिश नमन। मां भारती के वीर सपूतों का बलिदान स्थल जलियांवाला बाग चिरकाल तक हर भारतवासी के हृदय में राष्ट्र सेवा की ज्योति जागृत करता रहेगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को आज 103 साल पूरे हो गए हैं। बैसाखी के इस दिन ही क्रूर अंग्रेजों ने सैकड़ों भारतीयों की गोलियों से भूनकर हत्या की थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि अंग्रेजों के अत्याचार की ये घटना भारतीयों को क्रोध, दुख और गर्व से भर देती है। ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि आज भी इसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट और सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी और इसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन आपको बता दें कि अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। जान बचाने के लिए निहत्थे लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। पार्क से बाहर निकलने के लिए एक संकरा सा रास्ता था और इसे भी अंग्रेजी सिपाहियों ने बंद कर दिया था। 10 मिनट तक बाग को घेरे हुए अंग्रेजों ने चारों तरफ से गोलियां बरसाई। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए कुएं में ही कूद गए। ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में 379 लोग मारे गए थे, जबकि 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। हालांकि असली आंकड़े आज भी किसी को पता नहीं। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से सड़क दुर्घटना की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां सेक्टर 113 थाना क्षेत्र सब्जी मंडी परथला गुजरर से पास में ही लग्जरी कार सवार 7 लोगों को रौंद दिया गया। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं घटना के बाद से पुलिस चालक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पहले कार सवार ने बाइक और आइसक्रीम के ठेले में टक्कर मारी और इसके बाद उसने कार सवार दंपति को टक्कर मार दी। तो वहीं आगे जाकर ये कार अनियंत्रित हो गई और कार सवार ने पैदल जा रहे 2 युवकों को भी रौंद दिया। इस दर्दनाक घटना में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती करा दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये घटना करने वाला आरोपी चालक मौके से फरार है। आपको बता दें कि कार छोड़कर ये आरोपी फरार हो गया। तो वहीं पुलिस अब कार चालक की तलाश करने में जुटी है। कोतवाली प्रभारी शरद कांत शर्मा ने बताया है कि मंगलवार की रात 11 बजे करीब परथला मार्केट के सब्जी मंडी के पास चालक ने 7 लोगों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। कार चालक ने सबसे पहले बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया। तो वहीं इसके बाद भागने के दौरान एक सेंट्रो कार और आइसक्रीम बेंच में बैठ रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी गई और घायल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार चालक शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इस मामले में पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है।